अध्याय 21। मुझे निश्चित रूप से यह विचार पसंद नहीं है कि ये लोग हर समय यहाँ मौजूद रहें, जेनेट ने कहा। मैं उनसे डरती हूँ, खासकर क्राउस से। मैं उसका ख्याल रखूंगा, डी ग्रूट ने कहा। अगर वो कभी कोई प्रगति करता है तो मुझे बताइए। और अब देखो, जेनेट ने समुद्र तट की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ वे सभी लश्कर भी वापस आ गए हैं। उन लोगों से मुझे डर लगता है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, 2 राइफल की गोलियों की आवाज उनके कानों में धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से आई। वह पेट्रिसिया होगी, कर्नल ने कहा। वह मुसीबत में होगी। उसे संभवतः उस प्राणी को गोली मारनी पड़ी होगी, पेनेलोप ने आशापूर्वक कहा। कर्नल अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा और अपनी राइफल ली, और जब वह उस दिशा में गया जिधर से गोली की आवाज आई थी, तो उसके पीछे डी ग्रूट, एल्गी, क्राउच और बोल्टन भी थे। जैसे ही जंगल की पत्तियां बोल्टन की पीठ के चारों ओर सिमटने लगीं, शमिट क्राउस की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। क्राउस ने पूछा, क्या मजाक है? चलो देखते हैं कि हमें राइफल और गोला बारूद के रूप में क्या मिल सकता है, शमिट ने बाकी 3 लोगों से कहा। ऐसा लगता है कि आज हमारा दिन है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पेनेलोप ने पूछा। उन झोपड़ियों में जाने की हिम्मत मत करना। जेनेट अपनी राइफल लेने के लिए झोपड़ी की ओर भागने लगी, लेकिन शमिट ने उसे पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया। कोई मजाक नहीं, उसने चेतावनी दी। चारों व्यक्तियों ने शिविर में शेष बची सभी आग्नेयास्त्रों को एकत्र कर लिया और फिर पिस्तौल की नोक पर लास्करों को शमिट की इच्छानुसार हथियार भरने के लिए मजबूर किया। बहुत बढ़िया हासिल हुआ, उन्होंने क्राउस से कहा। मुझे लगता है कि अब हमें वह सब कुछ मिल गया है जो हम चाहते थे। हो सकता है कि तुमने ऐसा किया हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, पशु संग्राहक ने उत्तर दिया। फिर वह जेनेट के पास गया। चलो प्रिय, उसने कहा, हम सब कुछ फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। मैं नहीं, जेनेट ने पीछे हटते हुए कहा। क्राउस ने उसकी एक बांह पकड़ ली। हाँ, तुम, और अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो बेहतर होगा कि तुम कोई परेशानी ना करो। लड़की ने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, और क्राउस ने उसे मारा। भगवान के लिए, उसके साथ चलो, पेनेलोप चिल्लाई। तमाशा मत करो, मुझे तमाशा पसंद नहीं है। वैसे भी, तुम उसके साथ हो, तुम निश्चित रूप से मेरे शिविर में कभी नहीं रही हो। इस आघात से आधी स्तब्ध जेनेट को घसीट कर ले जाया गया, और कर्नल की पत्नी ने उन्हें समुद्र तट के किनारे उसी दिशा में वापस जाते देखा, जिधर से वे आए थे। कर्नल को तुम्हारे द्वारा हमारा सामान चुराने के बारे में पता चल जाएगा, बदमाशों, उसने उन्हें पीछे से पुकारा। ज़ातल-दीन और उसके 100 योद्धा जंगल में खुले क्रम में फैले हुए आए, ताकि वे कोई स्पष्ट निशान न छोड़ें, और जैसे ही वे आए, उन्होंने 2 तीखी, तेज आवाज़ें सुनी जो उनसे थोड़ी ही दूर आगे से आती हुई प्रतीत हुईं। इनमें से किसी ने भी पहले कभी किसी बंदूक की आवाज़ नहीं सुनी थी, और इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है। वे सावधानी से आगे बढ़े, उनकी आंखें और कान लगातार सतर्क थे। ज़ातल-दीन आगे चल रहा था, और जैसे ही वह जंगल में एक अधिक खुली जगह पर आया, वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसकी नज़र एक अजीब और अपरिचित दृश्य पर पड़ी। जमीन पर एक विशाल, धारीदार जानवर पड़ा था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये स्पष्ट रूप से मृत था, और इसके ऊपर एक अजीब तरह के कपड़े पहने हुए व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबी काली चमकदार चीज थी जो न तो धनुष थी, न तीर, न ही भाला। कुछ ही देर में ज़ातल-दीन को एहसास हुआ कि वह प्राणी एक महिला थी, और एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते उसने अनुमान लगाया कि उसने जो आवाज़ सुनी थी वह उस अजीब चीज से आई थी जिसे उसने पकड़ा हुआ था, और उसने निस्संदेह उसी चीज से उस विशाल जानवर को मार डाला था जो उसके पैरों के पास पड़ा था। ज़ातल-दीन ने आगे तर्क किया कि अगर वह इतने बड़े और स्पष्ट रूप से क्रूर जानवर को मार सकती है, तो वह और भी आसानी से इंसानों को मार सकती है, और इसलिए वह खुले में नहीं आया, बल्कि पीछे हट गया और अपने आदमियों को फुसफुसाते हुए निर्देश दिए। अब मायांस जंगल में चुपचाप आगे बढ़े जब तक कि उन्होंने पेट्रिसिया को घेर नहीं लिया, और फिर जब ज़ातल-दीन ने एक पेड़ पर तलवार से प्रहार किया ताकि वह आवाज़ करे जिससे लड़की का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो,
तो उसके 2 आदमी उसके पीछे जंगल से बाहर निकले और चुपचाप उसकी ओर बढ़े। जब पेट्रिसिया उस दिशा में खड़ी होकर ध्यानपूर्वक सुन रही थी जहां से आवाज आई थी, तभी पीछे से उसके चारों ओर हथियार डाले गए और उसके हाथों से उसकी राइफल छीन ली गई। तभी पंखों वाले सिर के वस्त्र और कढ़ाईदार लंगोट पहने हुए 100 विचित्र वेशभूषाधारी योद्धा जंगल से दौड़ते हुए आए और उसे घेर लिया। पेट्रिसिया ने इन लोगों को तुरंत पहचान लिया, न केवल इत्ज़ल्चा और टार्ज़न से मिले विवरणों से, बल्कि इसलिए भी कि उसने प्राचीन माया सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। वह उनकी सभ्यता, उनके धर्म और उनकी संस्कृति से उतनी ही परिचित थी जितनी कि कई पुरातात्विक अभियानों के व्यापक शोध से पता चली थी। उसे ऐसा लगा कि वह अचानक सदियों पीछे एक लंबे मृत अतीत में चली गई है जिसमें ये छोटे भूरे लोग थे। वह जानती थी कि उसके पकड़े जाने का उसके लिए क्या मतलब था, क्योंकि वह माया कैदियों के भाग्य को जानती थी। उसकी एकमात्र उम्मीद इस संभावना में थी कि उसके दल के लोग उसे बचा सके, और यह उम्मीद टार्ज़न में उसके विश्वास के कारण मजबूत थी। तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? उसने टूटी फूटी मायान भाषा में कहा जो उसने इत्ज़ल्चा से सीखी थी। ये सिटको शियू को तय करना है, उसने कहा। मैं तुम्हें वापस चिचेन इत्ज़ा, राजा के महल में भेज दूंगा। फिर उसने अपने 4 योद्धाओं को कैदी को सिटको शियू के पास ले जाने का निर्देश दिया। पेट्रिसिया को ले जाया गया। ज़ातल दीन और उसके बचे हुए योद्धा कैंप साइगोन की दिशा में आगे बढ़ते रहे। कुलीन खुद से काफी खुश था। भले ही वह इत्ज़ल्चा को वापस चिचेन इत्ज़ा लाने में सफल न हो, लेकिन उसने कम से कम उसके बदले में एक और बलिदान तो दिया था, और निस्संदेह राजा और महायाजक दोनों ही उसकी प्रशंसा करेंगे। कर्नल ले और उसके साथी संयोगवश उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते से पेट्रिसिया आई थी। वे पहाड़ के कंधे के चारों ओर फैली चट्टान पर चढ़ गए और हालांकि वे बुरी तरह से थक चुके थे, लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। उनका आगे बढ़ना शोरगुल भरा और बिना किसी सावधानी के था, क्योंकि उनका एक ही विचार था कि जितनी जल्दी हो सके पेट्रिसिया को ढूंढना है। और जब वे अचानक पंखों वाले योद्धाओं के एक दल से मिले तो वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। क्रूर युद्ध के नारे लगाते हुए मायाओं ने अपने गोफन से पत्थर फेंकते हुए हमला किया। उनके सिर के ऊपर से गोली चलाओ, कर्नल ने आदेश दिया। भयावह शोर ने कुछ क्षण के लिए मायांस को रोक दिया, लेकिन जब ज़ातल दीन को एहसास हुआ कि यह केवल शोर था और इससे उसके किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, तो उसने उन्हें फिर से हमला करने का आदेश दिया, और एक बार फिर उनकी भयानक युद्ध पुकारें श्वेतों के कानों में गूंज उठीं। गोली चलाओ और मार डालो, कर्नल ने झट से कहा। हमें उन भिखारियों को रोकना होगा इससे पहले कि वे अपनी तलवारें लेकर हम तक पहुंचें। बंदूकों ने फिर से गर्जना शुरू किया और 4 योद्धा गिर पड़े। बाकी लोग डगमगाने लगे, लेकिन ज़ातल दीन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूर से ही तेज आवाज के साथ मार डालने वाली इन चीजों ने माया लोगों को भयभीत कर दिया, और हालांकि उनमें से कुछ लोग लगभग गोरों से भिड़ गए थे, लेकिन वे अंततः मुड़े और अपने घायलों को साथ लेकर भाग गए। अपनी रणनीति के अनुसार वे जंगल में बिखर गए ताकि उनके शहर तक कोई स्पष्ट निशान न रह जाए, और गोरे लोग गलत दिशा में चले गए और खो गए, क्योंकि घने जंगल में खुद को सही दिशा में रखना मुश्किल होता है। और जब वे पहाड़ की ढलान पर एक खड़ी ढलान पर आए तो उन्हें लगा कि वे पहाड़ पार कर चुके हैं और विपरीत ढलान से उतर रहे हैं। 1 घंटे तक घनी झाड़ियों में ठोकरें खाते हुए वे अचानक जंगल के अंत में आ पहुंचे और एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि उनके सामने समुद्र तट और उनका अपना शिविर था। खैर, मैं तो अभिशप्त हो जाऊंगा, कर्नल ने कहा। जैसे ही वे शिविर के पास पहुंचे, टिब्बेट उनसे मिलने आया। उसके चेहरे पर परेशानी भरी झलक थी। कुछ गड़बड़ है, टिब्बेट? कर्नल ने पूछा। मैं कहूँगा कि कुछ गड़बड़ है, सर। मैं अभी साइगोन से तख्तों का एक लोड लेकर वापस आया हूँ और पाया है कि शमिट और उसके गिरोह ने शिविर में छोड़े गए सभी आग्नेयास्त्र और गोला बारूद चुरा लिए हैं, साथ ही हमारे भंडार का एक बड़ा हिस्सा भी चुरा लिया है। ये बदमाश हैं, कर्नल ने कहा। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं है, टिब्बेट ने आगे कहा। वे मिस लाउन को अपने साथ ले गए। डी ग्रूट का चेहरा सफेद हो गया। वे किस तरफ गए, टिब्बेट? उसने पूछा।
वापस समुद्र तट पर दूसरे साथी ने उत्तर दिया, संभवतः अपने पुराने शिविर में। डी ग्रूट दिल टूटा हुआ और गुस्से में भाग गया। रुको, कर्नल ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। वे सभी भारी हथियारों से लैस हैं। कर्नल ने कहा, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, और हम अब आपके साथ जाने के लिए लोगों को नहीं छोड़ सकते, यानी हम सब जाकर श्रीमती ले को फिर से यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वे चित्रित शैतान कभी भी शिविर पर हमला कर सकते थे। मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ, डी ग्रूटे ने दृढ़तापूर्वक कहा। मैं आपके साथ चलूंगा, टिब्बेट ने कहा, और फिर नायड के 2 नाविक भी स्वेच्छा से आगे आ गए। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, कर्नल ने कहा, लेकिन भगवान के लिए सावधान रहना। बेहतर होगा कि तुम जंगल की तरफ से शिविर में घुस जाओ और झाड़ियों की आड़ में छिपकर उन पर हमला करो। हाँ, सर, डी ग्रूटे ने उत्तर दिया, जब वो और उसके साथ स्वेच्छा से आए 3 अन्य लोग तेज गति से समुद्र तट की ओर चल पड़े।